Hi friends, how are you? I hope you all are well. You are watching Study with Aryan, and today our class topic is the the class topic is the in the last previous video we have I have explained you the answers no of that chapter only. We are going to now I am going to explain you the summary of this chapter. So if you have any doubts, you can comment it in the comment box, and I will try to read all your comments and try to answer it. So let us start it. Summary: History Chapter 4: Colonialism and Tribal Societies. So I have given you in the main points of this chapter. So let me start it. Okay, in mid 1780, Birsa was born in a family Mundas, a tribal group live in Chota Nagpur. It means that in mid 1870s century, Birsa was born in a family of Mundas. Birsa Munda was born in a family of Mundas, a tribal group. It was a tribal group. And lived in छोटा नागपुर. मतलब वो कहाँ छोटा नागपुर में रहते थे. फिर tribals had custom rituals which are very different from those who led Brahmas. मतलब जो ट्राइब्स थी जो ट्राइब्स थी उनके कस्टम्स और रिचुअल्स बहुत डिफरेंट थे जो ब्रह्मास थे उनसे कंपेयर करें तो. फिर हाउ डू ट्राइबल पीपल लिव. ओके, ये अपना है क्वेश्चन एक तरह से, मतलब है ना. तो क्या है इधर आंसर, क्या है इसका. बाय 19th century ट्राइबल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज. मतलब 19th century तक ट्राइबल पीपल थे वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे और मतलब उनका जो जैसे वो डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जैसे फिशिंग में थे, क्रॉपिंग एग्रीकल्चर में थे, जैसे ऐसे. फिर सम वर जूम कल्टिवेटर्स. उनमें से कुछ जूम कल्टिवेटर्स जो अपन ने आंसर्स में पढ़ा था, उनको बहुत ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजेशन रूल से बहुत प्रॉब्लम हुई थी. फिर zoom cultivation was that is shifting cultivation was done on small patches of land mostly in forest. मतलब जो जूम कल्टिवेशन था वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता था जो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड और फॉरेस्ट में होता था. क्या करते थे वो लोग, जो फॉरेस्ट था वहाँ पे ट्रीज को कट ऑफ करके और जो अपनी जो ग्रासेस थी उनको जला देते थे, तो लैंड क्लियर हो जाता था. और साथ में फिर जो एशेस रहते थे वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करते थे. ओके, सेकेंड पॉइंट. द कल्टिवेटर्स कट द ट्रीज टॉप टू अलाउ सनलाइट टू रीच ग्राउंड एंड बर्न्ट वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन, जो मैंने ये बताया था. फिर नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी थोड़ा आगे आ गए. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट. वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड एंड दैट फील्ड फैलो ऑफ सेवरल ईयर्स. जब क्रॉप रेडी हो जाता और जब उनको हार्वेस्ट कर देते थे वो दूसरे लैंड पर मूव हो जाते, क्योंकि वो जो लैंड था फर्टिलिटी उसमें बची नहीं थी इसलिए. फिर और उसमें कुछ लोग क्या थे, हंटर गैदरर्स थे, सम वर हंटर गैदरर्स. फिर इन मैनी regions tribal lived by hunting animals and gathering forest produce. मतलब जैसे जो अर्ली पीपल थे वो क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, उनको खाते थे, और क्या करते थे, फॉरेस्ट गैदरिंग मतलब फ्रूट्स पेड़ों पर तोड़ कर ये वो, है ना. फिर इन खॉन्स व हंटर्स एंड गैदरर्स लिविंग इन फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा. मतलब जो खॉन्स थे वो कहाँ, हंटर गैदरर्स थे वो, और वो एक इनका मतलब उनकी कैटेगरी है कॉन्स, तो वो कहाँ पर रहते थे, उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहते थे. फिर नेक्स्ट, they use many forest shrubs and herbs for medicinal purpose and sold forest in local markets. वो लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट की जो श्रब्स थी और जो हर्ब्स थी वो मेडिसिनल पर्पज में तो लेती थी, जैसे आयुर्वेदा जो अभी भी चलता है. फिर एंड सोल्ड फॉरेस्ट इन लोकल मार्केट्स, और जो फॉरेस्ट थे उनको लोकल मार्केट्स में बेच देते थे वो, जिसकी उनके पास अच्छी प्राइस आ जाती थी. फिर Bagas of Central India reluctant to do work for others. जो बैगास थे सेंट्रल इंडिया में उनको क्या हुआ कि उनको मतलब अपॉइंट करा
दूसरों के लिए वर्क करने के लिए, मतलब दूसरों के लिए वर्क करते थे वो, मतलब उसके फॉन्ट थे वो। फिर ट्राइबल पीपल ऑफन नीडेड टू बिजी and sell in order to be able to get goods that were not produced within locality. This led to their dependence on traders and money lenders. क्या हुआ कि जो था ट्राइबल ग्रुप्स थे वो, मतलब उनको है ना मतलब चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ती थी ऑफन, फिर एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट फूड्स विच वर नॉट प्रोड्यूस इन लोकेलिटी। और वो लोग क्या जो मतलब बेचते जैसा सामान जो लोकेलिटी में प्रेजेंट नहीं, प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता था। फिर दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। उसके लिए पैसे भी लगते थे, तो उन लोगों ने वो डिपेंड हो गए किन के ऊपर, मनी लेंडर्स के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर, है ना। फिर नेक्स्ट, सम हर्डेड एनिमल्स, मतलब मैनी ट्राइबल्स लिव बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मैंने बताया था हर्डिंग मतलब एनिमल्स को पालकर, रियरिंग भी एनिमल्स को पालकर उनका दूध, वो जैसे जैसे काओ बेस्ट एग्जांपल है। अपन अपने घर में मिल्क का था काओ या बफेलो का, तो वो क्या करते हैं, उनका रोजगार है और फिर उनके लिए वो उनको फिर मिल्क भी मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इन लोगों को डोमेस्टिकेट कर ये सब काम करते थे उनसे, ताकि वो मतलब उनको बिना मनी के वो सब ये कर सके। फिर they were patriotists who moved with their herds of cattle or sheep according to seasons. ये लोग जो होते हैं ना ट्राइबल्स, वो सीजन को देख के मूव करते हैं। जैसे अगर मतलब आसमान क्लियर है तो लोग क्या करते थे, वो चले आते थे। अगर आसमान में जैसे काले बादल छा गए तो वो क्या करते, बारिश होने वाली है तो उनको पता था, इसलिए वो नहीं जाते थे, ऐसा रहता था। फिर द वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड लावाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश व कैटल हर्डर्स। ये जो ये कैटेगरीज है ट्राइबल्स की आंध्र प्रदेश में, जो कैटल हर्डर्स थे, मतलब कैटल्स को हर्ड करते थे वो। फिर द गद्दीज ऑफ कुल्लू व शीप हर्ड्स एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स। जो गद्दीज एक ट्राइब्स की कैटेगरी है, वो कुल्लू में रहते थे और शीप्स हर्ड्स थे, मतलब शीप्स को पालते थे वो। एंड बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स, वो जो बकरवाल से ये भी कैटेगरी है, वो कश्मीर के थे और वो गोट्स को रियर करते थे। फिर some took to settle cultivations, मतलब ये एक पॉइंट अपना। फिर सेकंड मतलब फर्स्ट पॉइंट अपना, many tribal groups had begun to settle down instead of moving from one place to another. जो बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे थे जो एक जगह पर सेटल हो गए, ना कि इधर उधर घूमने की वजह, इधर उधर मतलब रहने की जगह। जैसे अपन रेंट पे रहते हैं तो अपन इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन अपना खुद का मकान रहता है तो अपन एक जगह हो जाता है, परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है वो। फिर they began to use the plow and gradually got rights over the land they lived on. फिर वो लोग क्या करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे और उनको राइट्स भी मिल गई, राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, उनको उस लैंड की राइट्स भी मिल गई। फिर British officials sought settle tribal groups like Gonds and Santhals over civilized hunter-gatherers or shifting cultivations. जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने देखा सेटल ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि गॉन्ड्स और ये संथल्स, ये कैटेगरीज है ये भी, एज मोर सिविलाइज देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ये हंटर गैदरर और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो रहते थे उनसे मोर सिविलाइज थे ये। फिर हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ, ये फिर एक क्वेश्चन टाइप है, तो क्या है मतलब कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल लाइफ को कैसे अफेक्ट करा। फिर अपना आंसर है द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये कब हुई चेंज, ब्रिटिश रूल से। कैसे हुई, वो लोग उनको क्या करने ने, जैसे जब कॉलोनाइजेशन रूल आया ब्रिटिश का, तब जूम कल्टीवेटर्स सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे उसमें। क्यों हुए थे, क्योंकि इन लोगों ने क्या बोला कि आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं करोगे, एक ही लैंड पर कल्टीवेट करोगे और उनको रेवेन्यू भी भरना पड़ेगा। तो फिर जूम कल्टीवेटर्स को ये एक्सेप्टेबल था ही नहीं, तो उन्होंने फिर प्रोटेस्ट करा उसके अगेंस्ट। ये तो इधर भी यही कहना चाह रहा है वो। फिर व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स को क्या हुआ। Before the arrival of British, tribal chiefs enjoyed economic power and had right to administer and control their territories.
जब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश के आने से पहले जो ट्राइबल चीफ्स रहते थे, जैसे अपने सरपंच रहते ना, वैसे उनके सरपंच ट्राइबल्स के, और ये हेरिडेटरी नहीं रहता था, इनका जो हो जाता हेरिडेटरी नहीं रहता था। ट्राइबल चीफ्स एंजॉयड इकोनॉमिक पावर, उनके पास इकोनॉमिक पावर भी थी, एंड हैड राइट्स टू एडमिनिस्टर कंट्रोल देयर टेरिटरीज। उनके पास जैसे राजा महाराजा थे, वो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करते थे, वैसे ही ये थे, सेम पिच, मतलब सेम टू सेम। और ये क्या करते थे, जैसे ये ट्राइबल्स के राजा थे, और ये जो जैसे अपने जो राजा महाराजा थे उनके वो हेरिडेटरी थे, बट ये हेरिडेटरी नहीं है। फिर under British rule, the functions and the powers of the tribal chiefs changed, as they were allowed to keep their land titles but were forced to follow laws made by British officials in India. मतलब ब्रिटिश रूल के, जब ब्रिटिश रूल था हमारे ऊपर, तब जो फंक्शंस और पावर्स थे वो ट्राइबल चीफ्स चेंज हो गई थी। वो जो पावर्स थी और ब्रिटिशर्स के हाथ में, ब्रिटिशर्स की हो गई थी, और जो ट्राइबल्स थे उनको फॉलो करना पड़ता उनकी बात। फिर what happened to shifting cultivators? Shifting cultivators को क्या हुआ? The British were uncomfortable with the shifting cultivators. The British wanted to regular revenue source of state and introduce land settlements. अपन ये पॉइंट करेंगे, और इसके बाद अपन ये जो अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में बताऊंगा उसका नेक्स्ट। फिर The British were uncomfortable with the shifting cultivators. ब्रिटिश जो थे वो अनकंफर्टेबल हो गए थे, मतलब उनको सूट ही नहीं हो रहा था शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ। फिर the British wanted to regular revenue source of state and introduce land settlements. एक चैप्टर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट एक चैप्टर है उसमें परमानेंट सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट सबके बारे में ही है। उसमें क्या रहता था, एक रॉयल्टी वाली सिस्टम रहता था, जिसमें हर एवरी 30 ईयर्स में जो लैंड रेवेन्यू रेज होता था। बट जो ब्रिटिश का था परमानेंट सेटलमेंट, उनमें जो लैंड रेवेन्यू फिक्स था। फिर द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, जो मैंने अभी आपको उधर बताया था उसमें। फिर after facing widespread protest, the British had to allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. ये जो था, मतलब प्रोटेस्ट हुआ जो, उसके बाद ब्रिटिश को अलाउ करना पड़ा कि उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो पाए अदर पार्ट्स में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब जो अपना बचा हुआ पार्ट्स है वो अपन सेकंड उसमें करेंगे, सेकंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट था, तो अब मैं सेकंड पार्ट आपको जल्दी लाऊंगा। सो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करना। मैं आपकी सारी वीडियो के, मतलब आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। बट प्लीज़ फ्रेंड्स, ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।